हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसके पहले 3 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इससे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो भी यह प्रश्न है वह परीक्षा पैटर्न पर आधारित 125 प्रश्नों का संकलन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन दिए भारोपी, चीनी, द्रविड़, इनमें से नहीं। तो देखिए जो हिंदी है वह भारोपी परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी बोली राजस्थानी वर्ग की नहीं है। ऑप्शन दिए मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मैथिली। तो देखिए मेवाती, मालवी और मारवाड़ी राजस्थानी वर्ग की बोली हैं, लेकिन जो मैथिली है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें। अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं, कौन है। ऑप्शन दिए हैं जायसी, कबीर, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए अवधी भाषा के प्रमुख कवि जायसी हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी सूफी काव्य धारा के कवि हैं उनकी सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली, ये सभी। तो सूरदास की जो रचना है वे ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा है कि सूरदास की किस कृति में रीति विवेचन है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली, इन सभी में। तो देखिए जो रीति विवेचन है वह साहित्य लहरी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि आदिकाल की रचना नहीं है, कौन नहीं है। परमाल रासु, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासु, हित तरंगड़ी। तो हित तरंगड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो उन्होंने दिया है वीरगाथा काल, तो ऑप्शन नंबर ए जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है, यानी आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो वह है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो अब लास्ट तक अवश्य देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा है। तो यह उन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या करा है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कवि कौन है। पाहुड़ दोहा जो राम सिंह की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद की कृति कौन सी है। चंदायन, पद्मावत, अनुराग बासरी, मधुमालती। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबन की रचना है क्या है। हंसावली, मृगावती, आखिरी कलाम, हंस जवाहिर। तो कुतुबन की रचना मृगावती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। 13 नंबर क्या कह रहा है कि पद्मावत में राजा रत्नसेन को किसका प्रतीक माना है। मन का, शरीर का, शैतान का, बुद्धि का। तो राजा रत्नसेन जो हैं वे मन के प्रतीक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि इन्हें रचना काल के आरोही क्रम में लगाइए। क्या कर रहा है कि जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें जो सही है वह है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है। बालकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड, लवकुश कांड। तो देखिए लवकुश कांड नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ तुलसीदास का एक महाकाव्य ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। तो ध्यान रखिए उसमें लवकुश कांड नहीं आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज में लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, इसका ध्यान रखिए। अगला जो कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है कि कवितावली में प्रयुक्त छंद है क्या है। कवित्त है, सवैया है, हरिगीतिका है, कवित्त एवं सवैया दोनों है, ठीक है।
तो इसमें कवित्व एवं सवैया दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने प्रेम का आदर्श किसे माना है? तो चातक तुलसीदास यानी चातक को माना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि तुलसी के राम में कौन सी विशेषता है? शक्ति के भंडार, सौंदर्य के सागर, अत्यंत शीलवान, ए सभी। तो वे सभी विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? रामलला, नहचू, बरवै रामायण, दोहावली, राधा सतसई। तो राधा सतसई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रीतिकाल के कवि नहीं है? मतीराम, घनानंद, बोधा, रसखान। तो रसखान देखिए भक्ति काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में कौन नहीं है? हित हरिवंश, नंददास, चतुर्भुजदास और नरोत्तम दास। तो दिया यहाँ पे जो नरोत्तम दास है वे कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए हैं वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, शंकराचार्य। तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे वे विष्णु स्वामी थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि सूरदास की भक्ति है कैसी है? पुष्टि मार्गी, सखा भाव की, ए और बी दोनों, मर्यादा भाव की। ठीक है, तो यह कौन है? ए और बी दोनों यानी पुष्टि मार्गी और सखा भाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल में द्विवेदी युग के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या करा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं अज्ञे, दिनकर, बच्चन, पंत। तो जो प्रयोगवाद हैं वे अज्ञे उनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, इसमें तार सप्तक आता है 1943 ईस्वी में, उसका भी संपादन किसने किया था? अज्ञे ने। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है पंत की छायावादी रचना है पल्लव, युगांत, युगवाड़ी, लोकायतन। तो पंत की जो रचना छायावादी है वह पल्लव है। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किस ग्रंथ को माना जाता है? पल्लव को इसकी भूमिका कारण, कामायनी को, अनामिका को, यामा को। तो अभी हमने बताया पल्लव को इनकी भूमिका कारण माना जाता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है? अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि रसगंगाधर के रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, मम्मट, आचार्य अभिनव गुप्त। तो देखिए जो रस गंगाधर है वह आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? म, महा, त्वा, अ। तो जो महत्व है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि पंकिल में प्रत्यय बताइए। पंकिल में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, पंक है, इल है, किल है, ल है। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया हुआ इल वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनन्वय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अन, अन, अनु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वह प्रयुक्त हुआ है अनु, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। अगला जो प्रश्न है उच्चारण में उपसर्ग बताइए। उत, उच्च, उ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उच्चारण में जो उपसर्ग होता है वह उत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, अर्थात यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानि और लाभ में समास है, तो यह द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्तिक विलोम है, आस्तिक का विलोम क्या होता है? आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि अथ का विलोम है। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का जो विलोम होता है वह होता है इति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मति भी शब्द है, मति शब्द के कौन सा है? तृतीया बहुवचन का, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, पंचमी बहुवचन। तो जो मति भी है वह क्या है? तृतीय बहुवचन का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति। ठीक है,
अभिता परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति होता है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, तो 39 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटिल का विलोम है सीधा, सरल, ऋजु, सादा। तो कुटिल का जो विलोम होता है वह क्या होता है, ठीक है, वह कुटिल का ऋजु होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी सरल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमय का तद्भव होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि गोमय का तद्भव होगा, तो वह क्या होता है, गोवध, गोमूत्र, गोबर, इनमें से नहीं। तो गोमय का जो तत्सम होता है वह तद्भव होता है वह गोबर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उलूक का तद्भव होगा उखल, उल्लू, गधा, ऊँट, ठीक है। तो क्या होता है, उलूक का तद्भव उल्लू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दुहा किसकी कृति है, पुष्यदंत की, कुशल लाभ की, जोइंदू की, धनपाल की। तो ढोला मारू दुहा जो है वह कुशल लाभ की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं स्वयंभू, धनपाल, विद्याधर, जिनदत्त, सूरी। तो भविष्यत कहा जो है वह किसका रचना है, तो धनपाल की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि 45 नंबर की, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है किसको, सरहपा को, अब्दुल रहमान को, जयंती को, मुनि शालिभद्र सूरी को, ठीक है। तो जो गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने शालिभद्र सूरी को पहला हिंदी कवि माना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि सिद्धों की संख्या कितनी बताई जाए गई है, तो सिद्ध 84 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं, तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं, ठीक है। तो वर्ण रत्नाकर जो है वह ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार्य किसकी रचना है, तो वह देवसेन की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है, नाथ में, सिद्ध में, जैन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नारी निंदा है वह नाथ संप्रदाय में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की, चंद्रबरदाई, जगनीक, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राम भक्त कवि है, तुलसी, लाल दास, अग्रदास, ए सभी। तो ये जो है ए सभी यानी तुलसी, लालदास और अग्रदास ये सभी राम भक्त कवि हैं। अगला जो प्रश्न है कह रत्यादि का संधि विच्छेद होगा, रत्य धन आदि, रति धन आदि, रत्याधनदि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो रत्यादि का हो जाएगा रति धन आदि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर धर्मवीर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या करा है, 54 नंबर कह रहा है कि कबीर की रचनाओं का बीजक नाम से संकलन किया है, किसने किया है, तो धर्मदास ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि बीजक में संकलित रचनाएं हैं, साखी है, शबद है, रामायणी है, ये सभी। तो बीजक में तीनों समाहित है, साखी, शबद, रामायणी, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, ठीक है। भक्ति काल की समय सीमा तो संवत 1375 से 1700 संवत, जो ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना है, स्वर्णयुग माना गया किसको, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो यह भक्ति काल को माना गया, और किसने माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से द्विवेदी युगीन कवि नहीं है, कौन नहीं है, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। तो इसमें से द्विवेदी युग कवि कौन नहीं है यह ध्यान बताना है, तो राधा चरण गोस्वामी द्विवेदी युगीन कवि नहीं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, छायावादी कवि चतुष्टय में शामिल नहीं है, पंत, प्रसाद, निराला, बच्चन, ठीक है।
तो बच्चन शामिल नहीं है, तो 59 का जो है वह डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सभी। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वह हरिवंश राय बच्चन के हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिए। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। जो रघुवीर सहाय हैं वे दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविताएं हैं संकलित हैं तार सप्तक में, दूसरे सप्तक में, तीसरे, चौथे। तो ठीक है, यह तीसरे सप्तक में समाहित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है चौथा सप्तक अज्ञे के संपादकत्व में कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो दिया है ऑप्शन 1959, 1901, 1968, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन है चौथा संपादक तो 1979 में हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमन राजे किस सप्तक में संकलित हैं? तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। यह ऑप्शन दिया है, तो सुमन राजे जो हैं वह चौथे सप्तक में संकलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, चुका भी नहीं हूँ मैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह। तो यह जो रचना है वह शमशेर बहादुर सिंह की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि चक्रव्यूह के रचयिता हैं कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, धूमिल, शमशेर। तो जो चक्रव्यूह के रचयिता हैं वे हैं कुंवर नारायण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचयिता हैं धूमिल, अज्ञे, दिनकर, बच्चन। ठीक है, तो यह जो रचना है वह धूमिल की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, धूमिल की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है वह क्या है, काठ की घंटियाँ किस कवि की रचना है? काठ की घंटियाँ, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, शमशेर, धूमिल। तो जो काठ की घंटियाँ है वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जख्म पर धूल किसकी कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। केदारनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, मलयज, दिविश रमेश। तो जो जख्म पे धूल है वह मलयज की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकाल में सारस किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, डॉक्टर नामवर सिंह। तो देखिए जो केदारनाथ सिंह है उनकी रचना है अकाल में सारस, तो इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवगीत परंपरा के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? बच्चन, नीरज, डॉक्टर शंभूनाथ, रमानाथ अवस्थी। तो हिंदी नवगीत के जो प्रवर्तक जनक माने जाते हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर कबीर किसकी रचना है? ध्यान दीजिए, उत्तर कबीर किसकी रचना है? कुंवर नारायण, शमशेर, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह। तो जो उत्तर कबीर है वह केदारनाथ सिंह की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? आंसू, लहर, झरना, कमायनी। तो यह जो है झरना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पर अश्लील श्रृंगार का आरोप निराला की किस कविता में है? तो वे जूही की कली में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की रचना की है? तो आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 खंबे लाल दीवारी किसका उपन्यास है? 55 खंबे लाल दीवारी किसका उपन्यास है? तो उषा प्रेमवदा के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। सोना माटी के रचयिता हैं विवेकी राय, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो देखिए जो सोना माटी है वह विवेकी राय की महत्वपूर्ण रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से लखनऊ के उपन्यासकार हैं
अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, ये सभी। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया है डी, ए सभी, यानी अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, ये सभी क्या हैं, लखनऊ के उपन्यासकार हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या करा है कि प्रेमचंद के उपन्यास के इन रचना काल में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी प्रेमचंद के जो उपन्यास दिए हैं उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, यह सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है, कौन है? ऑप्शन दिए हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुधुआ की बेटी के रचयिता हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, सुदर्शन। तो बुधुआ की बेटी जो है वह पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? ध्यान रखिए, अज्ञे, अमृतलाल नागर, यशपाल, प्रेमचंद। जो अपने अपने अजनबी है यह अज्ञे की उपन्यास है, अज्ञे का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सोरठा के प्रथम तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, प्रथम और तृतीय में क्या होती है? 11-11 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13। तो ध्यान रखिए सोरठा में 11-11 या दोहे का उल्टा होता है। ठीक, अगला प्रश्न, किस छंद का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द एक ही होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यह होता है कुंडलियाँ का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमान को उपमेय से हीन दिखाया जाता है, किस में दिखाया जाता है, यानी किस अलंकार में दिखाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, तो प्रतीप में दिखाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लहरे व्योम चुमती उठती में कौन सा अलंकार है? लहरे व्योम चुमती उठती में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिए उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। ठीक है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही से बध्यो आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वह उत्प्रेक्षा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, नाक की मोती अधर की कांति से बीज दामिड़ का समझ कर भ्रांति से देकर कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत है, अर्थातरंत आशय, संदेश है, संदेह है, भ्रांतिमान है। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह भ्रांतिमान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि अभ्यर्थना का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा? तो अभिधन अर्थना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें यड़ संधि है, तो ध्यान रखिए। पावक में कौन सा संधि होगा? अयादि संधि, पौधन अक होगा, अयादि संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। सदैव में संधि होगा, सदाधन यो, वृद्धि संधि। ठीक है, कोशकार में समास है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो तत्पुरुष है कोशकार में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न, नील कमल में समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बहन में समास है, तो भाई और बहन द्वंद्व समास है। ठीक है, गुरु दक्षिणा में समास है। ठीक है, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजीवन में समास है। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में जो है वह अव्ययी भाव समास है। तो ठीक है, 98 का जो है आजीवन, यानी पहला जो शब्द अगर अव्यय हो तो वहाँ पे उपसर्ग हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते बीड़ा पाड़ी में समास है। बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात
सरस्वती जी, तो बी ऑप्शन बहुब्रीहि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा यमुना में समास है। ऑप्शन डी गंगा यमुना में समास है, तो गंगा और यमुना होता है तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि घनश्याम में समास है। ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में जो समास है वह कर्मधारय है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवरस में समास है, तो यहाँ पे नवरस में क्या समास होता है, वह द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। लड़का किताब लेकर दौड़ गया, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दौड़ गया, इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, 104 नंबर क्या कर रहा है। ठीक है, आजकल सोनों के भाव बढ़ गए हैं, कौन सा त्रुटि है। ठीक है, सोनों के भाव नहीं, सोने का भाव होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। अगला जो क्वेश्चन है, उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रुटि है वह बी में है, यानी सौभाग्यवती पुत्री का, इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ का वाचक है। हस्ती, कुंजर, सिंदूर, सैंधव। ठीक है, तो यह जो है वह सैंधव है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा शब्द अन्य अर्थ का वाचक है। शंकर, आशुतोष, पशुपति, चक्रधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 107 नंबर का वह हो जाएगा डी। देखिए, शंकर, आशुतोष, पशुपति है शिव का नाम है, और चक्रधर या विष्णु का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। कौन ठीक नहीं है। अघोष का सघोष, इष्ट का अनिष्ट, उपत्यना का अधिपत्य का, उन्मूलन का निष्कासन। तो देखिए, जो उन्मूलन का निष्कासन है यह गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी उत्पन्न हुआ है उसका क्या है। सद्य जाता, नवजाता, मध्य जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो अभी जन्म हुआ है तो नवजात, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, दूर की बात सोचने वाला, भविष्य दृष्टा, दूरदर्शी, पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो जो दूर की बात सोचता है वह क्या है, दूरदर्शी होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है। बहुत बुद्धिमान होना, अधिक सोचने वाला, मूर्ख होना, ईर्ष्यालु होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी बहुत बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि आंखें दिखाना का मुहावरे का अर्थ है नज़र मिलाना, धमकाना, क्रोध करना, होशियार होना। तो आंखें जो दिखाना है उसका हो जाना है धमकाना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। आग लगाना, क्रोध को और भड़का देना, ईर्ष्या करना, खरी कोटी सुनाना। तो आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़का देना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूत वाक्यम के रचयिता कौन है। कालिदास हैं, श्रीहर्ष हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं। ठीक है, तो जो दूत वाक्यम है उसकी रचना भास द्वारा की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी इसकी रचना है। कुंतक, मम्मट, भोजराज, पंडित राज जगन्नाथ। तो यह जो रचना है वह भोजराज की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश की संधि विच्छेद होगी महाधन ईश, जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि मूर्धव में कौन सी संधि है। ठीक है, मूर्धव में कौन सी संधि है, दीर्घ, यड़, अयादि, व्यंजन। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुहधन योधन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिधन अक्ष का संधि क्या होगा, अधिधन अक्ष का जो संधि होगा वह अध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, दिवेश में कौन सी संधि है। देवधन इस यानी गुण संधि है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्या है, सर्वस्व का रूप है। सर्वस्व का जो रूप है वह क्या है,
सर्व पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा, नदी शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा तो वह होगा नद्या, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि जगत शब्द का चतुर्थ एक वचन रूप होगा तो वह हो जाएगा जगते, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठ धातु, पठ धातु लिट्लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, वह क्या होगा, तो पठिष्यतः होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, आधारो अधिकरण किस विभक्ति का सूत्र है, तो यह अधिकरण कारक का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।